हेलो दोस्तों, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे भाटिया आश्रम सूरजगढ़ द्वारा आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा का जो बड़ा पेपर कल 9 तारीख को आयोजित हुआ था, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये पटवारी का जो दूसरा बड़ा पेपर है। पहला बड़ा पेपर मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया था, और दूसरा ये बड़ा पेपर है, उसके बारे में हम एज ए टेस्ट के रूप में बात करेंगे। तो आपको इन सब का आंसर है जो साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहना है प्रश्न के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एकदम से पेपर पैटर्न की तरह है, जो मेन जो बड़ा मुख्य परीक्षा पेपर होगा उसके तरह है। 150 प्रश्न है, 300 नंबर के हैं और 3 घंटे समय है। तो हम यहाँ पे 3 घंटे समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैथ्स के जो प्रश्न है उनको हम ऊपर की नज़र से देखेंगे, और बाकी जो है प्रश्न आपको वो सोल्व करने हैं। मैं आपको प्रश्न बता दूंगा कि कैसे प्रश्न आए, वो आपको सोल्व करने हैं। तो आइए हम जल्दी से इसको एक नज़र में देख लेते हैं कि किस तरीके से पेपर करवाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं पेपर को। प्रश्न नंबर 1 है। इसमें एकदम जो मुख्य परीक्षा के पैटर्न पे दे रखा है। पार्ट ए में 38 प्रश्न दे रखे हैं, पार्ट बी में 30 प्रश्न दे रखे हैं, हिंदी और इंग्लिश के जो 11 प्रश्न दे रखे हैं, मैथ रीजनिंग के 45 प्रश्न दे रखे हैं, 15 कंप्यूटर के दे रखे हैं। सभी एज इट इज़ मुख्य परीक्षा पेपर के पैटर्न पे ये पेपर बना हुआ है। तो उस पर देख लेते हैं, हम पहले चर्चा कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। निम्न में से किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। कौन सा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो बी परमाणु इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2, किसी तत्व के परमाणु में 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन व 11 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी है। तो प्रोटॉन कितने हैं, 11 है। न्यूट्रॉन कितने हैं, 12 है। तो परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, सी 23। क्योंकि जो परमाणु संख्या है वो क्या होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होती है, वो परमाणु संख्या होती है, इसलिए 11 प्लस 12 बराबर 23 है, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, सी ए एस ओ 4 अणु एक के 1 मोल का अनुभार कितना होगा। CaSO4 अणु है कि 1 मोल का अनुभार पूछा इसने। तो तीसरे का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 136 ग्राम। कैसे आएगा, जैसे सी है इसका जो है द्रव्यमान संख्या 40 है, और फिर एस का हो गया तो 16 है इसकी जो क्रमांक संख्या, तो इसका 32 हो गया अनुभार। और O4 है तो 16 × 4 64 हो गया। तो इन सब को जोड़ लेंगे, 40 प्लस 32 प्लस 64, तो समथिंग 136 के आसपास इसके आंसर आ रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 136। और निम्न में से प्राकृतिक में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित एंजाइम या प्रोटीन है। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कौन सा एंजाइम या प्रोटीन होगा, तो इसका सही आंसर है रूबिस्को है, जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 5, उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से होते हैं, तो उभयधर्मी ऑक्साइड है वो इसका सही आंसर हो जाएगा डी कोई नहीं। प्रश्न नंबर 6, प्रकृति का प्रथम एक कोशिकीय जीव जिसमें पादप एवं जंतु दोनों के गुण उपस्थित होते हैं। तो प्रकृति का जो ऐसा जीव है जिसमें पादप और जंतु दोनों के गुण उपस्थित होते हैं, वो है युग्लिना, क्योंकि युग्लिना पादप और जंतु के बीच की कड़ी है। और प्रश्न नंबर 7, प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें उपस्थित होते हैं, तो इसमें से आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी, क्योंकि इसमें जो केंद्रक है वो उनका अंतर होता है इसमें। और प्रश्न नंबर जो 7वां हो जाएगा वो है, वह एकमात्र धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो 8वें का जो सही आंसर हो जाएगा बी, मरकरी है, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। और ब्रोमीन है, जो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। अगर धातु को पूछे तो पारा हो जाएगा, अधातु को पूछे तो ब्रोमीन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, लोहे पर जंग लगने पर उसके भार में क्या परिवर्तन होगा। तो लोहे में जंग लगने पर उसके भार में वृद्धि हो जाएगी, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 10, ये 9 प्रश्न साइंस के थे। अभी प्रश्न नंबर 10 है जो इंडियन हिस्ट्री के प्रश्न संबंधित है। किस गुप्त शासक को सांची अभिलेख में देवराज व वाकाटक लेखों में देवगुप्त से कहा गया। तो किस गुप्त को देवगुप्त कहा गया है, मतलब वाकाटक लेखों में देवगुप्त और सांची अभिलेख में देवराज, किस गुप्त शासक को कहा गया है, तो इसका सही आंसर है ए, चंद्रगुप्त द्वितीय को इसका कहा गया था। प्रश्न नंबर 11 है, महाजनपद काल में एक ही वंश के अनेक परिवारों के समुदायों को क्या कहा जाता था। तो महाजनपद काल में एक ही वंश के अनेक परिवारों के समुदाय को जन कहा जाता था, इसका सही आंसर हो जाएगा जन, बी। प्रश्न नंबर 12 है,
निम्नलिखित में से सुसंगत युग्म है। सुसंगत अर्थात सही जो युग्म है, सही संगत है, वो महाजनपदों की एक तरफ जो जनपद दे रखे हैं, एक तरफ उनकी राजधानियां दे रखी है, उसमें से सुसंगत है जो चुनना है। तो अंग है, पहला ऑप्शन दे रखा है अंग, अंग की राजधानी गिरिवज नहीं है। काशी की राजधानी चंपा, ये भी नहीं है। चेदी की शक्तिमती है, वो एकदम सही है, क्योंकि पांचाल का भी कौशाम्बी नहीं होता। बाकी तीन की जो राजधानी है वो गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चेदी की शक्तिमती। प्रश्न नंबर 13, भारतीय इतिहास में वह प्रथम शासक जिसने अपने शासनादेश को शिलाओं पर खुदवाया था। तो अपने शासन आदेश को शिलाओं पर खुदवाने वाला वह प्रथम कौन सा शासक था? तो वो था सम्राट चंद्रगुप्त है, जिसने अपने शासन आदेश को शिलाओं पर खुदवाया था। प्रश्न नंबर 14, खजुराहो व उड़ीसा के मंदिर किस शैली में बने हैं? तो खजुराहो उड़ीसा की शैली है, और शुद्ध नागर शैली में मंदिर बने हुए हैं। प्रश्न नंबर 15 है, सातवाहन शासक का संस्थापक कौन है? सातवाहन शासक का संस्थापक के बारे में बात की गई तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सिमुक। प्रश्न नंबर 16 है, कला एवं साहित्य के विकास की दृष्टि से किस काल को भारतीय इतिहास का क्लासिक युग अथवा स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान में राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? क्या कर दरबार में अनुशासन स्थापित किया था? अर्थात दिल्ली सल्तनत ने मतलब किस सुल्तान ने राजत्व का सिद्धांत दिया था? किस सुल्तान ने राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बलबन ने राजत्व का सिद्धांत है वो प्रतिपादन किया था। प्रश्न नंबर 18, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भारित होती है। अब पॉलिटी के प्रश्न आएंगे, इसलिए उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीशों की जो पेंशन है वो किस पर भारित होती है? भारत की संचित निधि पर, राज्य की संचित निधि पर, केंद्र की आकस्मिक निधि पर, राज्य की आकस्मिक निधि पर। तो जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों का जो वेतन होता है, उच्च न्यायालय किससे होता है? हाईकोर्ट एक राज्य से संबंधित होता है और स्टेट से संबंधित होता है, तो उनका जो वेतन पता है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। लेकिन इन्होंने इनकी जो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की जो वेतन की बात नहीं की, उन्होंने पेंशन की बात की है। जो पेंशन जो देगा वो भारत की संचित निधि पर दिया जाता है। तो पेंशन देती है केंद्र सरकार, जो संचित निधि है वो पेंशन देती है, जबकि उनका वेतन देते हैं वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भारत की संचित निधि पर। प्रश्न नंबर 19 पे बात करते हैं, अनुच्छेद 371 ग के तहत प्रावधान है। तो अनुच्छेद 371 ग की बात की है। इस ग की अगर आपने इंग्लिश में याद कर रखा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मतलब 371 डी में विशेष प्रावधान है। 371 के तहत जो राज्यों को विशेष प्रावधान मिले हुए हैं, तो 371 डी के तहत किसको है? तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना को 371 डी के तहत विशेष प्रावधान मिले गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किससे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर? तो संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार है उसको बी.एन. राव पर उसको नियुक्त किया गया था। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अब प्रश्न नंबर 21 है, उस पर बात करते हैं। 21वें नंबर पर प्रश्न, संविधान संशोधन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन किसके बारे में है? संविधान संशोधन के बारे में। एक, संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। दूसरा कथन है संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। तीसरा कथन है संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे से अधिक विधानमंडलों के संशोधन उपरांत संशोधन। तो तीन कथन दे रखे हैं, एक साधारण बहुमत, एक विशेष बहुमत और एक विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों से। इसमें दे रखा उपरोक्त अनुच्छेद में 368 में शामिल नहीं है। इन्होंने इन तीनों में से बात की है कि कौन सा जो कथन है वो शामिल नहीं है। तो इसके अंदर जो दूसरा विशेष बहुमत 368 के तहत विशेष शामिल है, इसलिए इसका जो केवल बी अर्थात केवल एक है जो शामिल नहीं है। साधारण जो आधार पर जो संशोधन किया जाता है साधारण बहुमत के आधार पर, वो संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन वो 368 की प्रक्रिया के तहत नहीं आते हैं। बाकी जो विशेष आधार पर बहुमत है वो 368 की प्रक्रिया के तहत आता है। और ये प्रश्न पहले भी पूछा जाता है कि 368 के तहत संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो 368 के तहत संविधान में संशोधन है वो 2 प्रकार से किया जा सकता है, और संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। लेकिन यदि 368 के तहत बात करें तो 2 प्रकार से होंगे, दोनों ही एक विशेष बहुमत द्वारा, एक विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की जो विधानसभा की अनुमति द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो केवल एक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, प्राक्कलन समिति अर्थात एस्टिमेट कमेटी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? एस्टिमेट कमेटी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन दे रखे हैं। तो इसमें कथन एक है 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा व 7 राज्यसभा। दूसरा कथन है
इसमें सत्य कथन देखना है एस्टीमेट कमेटी के बारे में। तो दूसरा कथन है कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से चुना जाता है और इस समिति का प्रमुख कार्य के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना है। तो प्रश्न मैं आपको एक बार पूरा दिखा देता हूँ प्रश्न क्या है। ये 22वां प्रश्न है, ये आप देख लीजिए इसका और इसका आंसर दीजिए। ये एस्टीमेट कमेटी के बारे में ये प्रश्न है, आप इसका जल्दी से आंसर दीजिए क्या आएगा। तो लॉन्ग प्रश्न है, उसमें थोड़ा सा समय मिलेगा आपको आंसर देने में, प्रश्न पढ़ने में, तो आप आराम से उस प्रश्न को पढ़कर आंसर दे दीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इसका सही आंसर है, क्योंकि कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। ये एकमात्र सत्य कथन है प्राक्कलन समिति के बारे में, क्योंकि 22 सदस्यीय एस्टीमेट कमेटी के उसमें ये गलत है, 30 सदस्य होते हैं और इस समिति का जो अध्यक्ष है वो विपक्षी दल से ही चुना जाता है। लेकिन वो विपक्षी दल से ही चुना जाता है ये गलत है, वो संसद होता है। और इस समिति का प्रमुख कार्य के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना है, ये इसका कार्य नहीं होता। तो इसका जो सही है वो हो जाएगा इसमें बी, सत्य कथन है, कोई भी जो मंत्री है इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 23 है, उस पर बात कर लेते हैं। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा की जाती है केवल प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, केवल संसद की सिफारिश पर, लोकसभा की सिफारिश पर व मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर। तो 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है वो मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर लगता है, सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 24 है, प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित कथनों को सुमेलित करना है और इसमें जैसे एक तरफ अनुच्छेद दे रखे हैं और एक तरफ के प्रावधान दे रखे हैं, किस अनुच्छेद में कौन सा है उनको सम्मिलित करना है। तो आपके सामने 4 ये और 4 अनुच्छेद दे रखे हैं, आप इसमें से जल्दी से बताइए कि आप आर्टिकल 105 में कौन सा प्रावधान दे रखा है, 1 2 3 4 कौन सा कथन दे रखा है 105 के अंदर। तो देखो आगे हम बात करें, यदि आर्टिकल 105 की बात करें तो आर्टिकल 105 में जो ये संसद के सदस्यों का समितियों का विशेष अधिकार है ये दिया जाता है। आर्टिकल 105 के अंदर जो संसद के सदस्य हैं उनके लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं, जबकि आर्टिकल 112 बजट के बारे में कहा गया, अर्थात उसमें लिखा गया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में। 105 हो गया, चौथा हो गया इसका। और 117 जो वित्त विधेयकों के विशेष उपबंध के बारे में 117 है। और 143 होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो राष्ट्रपति को सलाह लेने की शक्ति है सुप्रीम कोर्ट से, ये 143 के तहत है। तो 105 संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार, 112 है तो वो वार्षिक वित्तीय विवरण है, 117 है वो वित्त विधेयकों से संबंधित विशेष उपबंध है और 143 है वो सलाहकारी, जो राष्ट्रपति की जो सलाह लेते हैं, परामर्श करने की शक्ति है वो है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 25 वित्त विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है, अर्थात धन विधेयक के बारे में बात कर रखी है। ऊपर वाले प्रश्न में वित्त विधेयक के बारे में बात कर रखी थी, 117 वित्त विधेयक के संबंध में विशेष अनुबंध है और इसमें बात कर रखी है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। तो धन विधेयक के संबंध में 109 हो जाती है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया 109 हो जाती है और धन विधेयक की परिभाषा वो 110 में हो जाती है। प्रश्न नंबर 26 है, अभी ज्योग्राफी के प्रश्न आएंगे। झीलों के विनाशक के रूप में जाना जाता है, तो लेक किल्दर के रूप में अम्ल वर्षा को जाना जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी का कारण है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी का कारण है, इसका कौन सा कथन सही होगा। तो इसका जल्दी से आंसर दीजिए 27वें का ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, प्रदूषित जल से। ब्लू बेबी जो सिंड्रोम की बीमारी है वो प्रदूषित जल से होती है। और प्रश्न नंबर 28, रामसर में कन्वेंशन का संबंध है, तो जो रामसर में जो कन्वेंशन हुआ था आर्द्र भूमियों से संबंधित है। प्रश्न नंबर 29, 30 जनवरी 2019 को रामसर कन्वेंशन के दौरान कौन सा स्थल जोड़ा गया था। तो 30 जनवरी 2019 को रामसर कन्वेंशन में एक नया स्थल जोड़ा गया था, वो था सुंदरवन स्थल। प्रश्न नंबर 30, रेडियो धर्मी प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है। तो रेडियो धर्मी प्रदूषण मापने की इकाई है रोंटेंजन। प्रश्न नंबर 31, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या नियंत्रण कोष UNFPA का मुख्यालय कहाँ है। तो इनका मुख्यालय है सी, न्यूयॉर्क में, सी। प्रश्न नंबर 32, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैसों को कमी करना, ए। और प्रश्न नंबर 33, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 किसने जारी की है। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट है वो विश्व आर्थिक मंच ने जारी की थी, फरवरी की क्रोनोलॉजी से आए हुए प्रश्न है। और
भारत राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो वो राजस्थानी भाषा के लिए पुरस्कार 2019 रामस्वरूप किसान को किया गया था। हिंदी भाषा के लिए नंद किशोर आचार्य और इंग्लिश भाषा के लिए शशि थरूर को। प्रश्न नंबर 35, अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी विश्व कप 2019 भारत ने किस देश को पराजित किया गया था? तो भारत ने कनाडा को पराजित किया गया था। प्रश्न नंबर 36, हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? तो फिक्की का नए अध्यक्ष है वो संगीता रेड्डी बनी थी। प्रश्न नंबर 37, फ्री मेलेनिया द अनऑथराइज्ड बायोग्राफी के लेखक कौन है? तो फ्री मेलेनिया द अनऑथराइज्ड बायोग्राफी के लेखक कैट बेनेट है। और प्रश्न नंबर 35, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे 38 प्रश्न पार्ट ए के। आप कमेंट करके बताना कि लेवल कैसा है पेपर का। अब बात करते हैं पार्ट बी राजस्थान के 30 प्रश्नों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर जो 39वां है इस पर बात करते हैं। ये राजस्थान के 30 प्रश्न हैं अभी पार्ट बी के। तो रुलाने वाले फकीर के नाम से प्रसिद्ध मानतोल खां का संबंध किस घराने से है? तो रुलाने वाले फकीर के नाम से प्रसिद्ध कौन है? मानतोल खां। और इनका संबंध किस घराने से है? इनका संबंध है आंतरौली घराने से। सही आंसर हो जाएगा डी, आंतरौली घराना। प्रश्न नंबर 40, किस शासक ने कनौज को राजधानी बनाकर प्रत्याहार पाल व त्रिकूट मतलब अर्थात त्रिपक्षीय संघर्ष व्यवस्था प्रत्याहार पाल व राष्ट्रकूटों के संघर्ष इनमें तो उनको समाप्त करने वाला कौन सा शासक था और जिसने कनौज को राजधानी भी बनाई थी? तो इनमें से जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए, नागभट्ट द्वितीय। प्रश्न नंबर जो 41वां है उसके बारे में आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। प्रश्न नंबर 41वां आपके सामने स्क्रीन में, देबारी समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जिसमें से पहला कथन दे रखा है, ये अजीत सिंह महाराणा अमर सिंह द्वितीय व स्वई जय सिंह के मध्य हुआ। अजीत सिंह महाराणा अमर सिंह द्वितीय व स्वई जय सिंह के मध्य हुआ। दूसरा है, अमर सिंह द्वितीय की पुत्री का विवाह स्वई जय सिंह के साथ होना निर्धारित हुआ। दो कथन है और ये कथन बताना है देबारी समझौते के बारे में। देबारी समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 1708 को। तो अब देख लो 1708 के समय कौन कौन से शासक थे, किन किन के मध्य हुआ था देबारी समझौता। तो आप इसमें से जल्दी से आंसर दीजिए। तो जो ऑप्शन है वो अभी आपके सामने है। असत्य कथन चुनना है, इसमें ध्यान दे, सत्य कथन नहीं चुनना, उसमें असत्य कथन चुनना है कि कौन सा कथन है वो असत्य कथन है इन दोनों में से। तो आप देख लीजिए, जल्दी बता दीजिए, एक दो केवल एक और दोनों ही सत्य है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, दोनों ही सत्य है, इसमें कोई भी असत्य कथन नहीं है। तो प्रश्न नंबर 42 पे बात करते हैं, अलवर के किस शासक ने नरेंद्र मंडल के सदस्य के रूप में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो देखो, अलवर के ऐसा कौन सा शासक था जो नरेंद्र मंडल का सदस्य भी था? नरेंद्र मंडल वो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जिसका अध्यक्ष वो गंगा सिंह जी थे बीकानेर वाले, तो उनका जो सदस्य थे और गोलमेज सम्मेलन में, तो अलवर से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले शासक थे वो जय सिंह थे। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जय सिंह। प्रश्न नंबर 43 है, असुमेलित का चयन करना है। एक तरफ राजपुताना का करण राय सिंह सही है, नागरीदास महाराजा सावंत सिंह ये भी सही है, डिंगल का हैरांश पृथ्वीराज ये भी सही है, मारवाड़ का बुल्ला बिसरा राजा है ये गलत है, मालदेव वो चंद्रसेन था। तो इस जो 43वां है उसका सही असम्मिलित है वो सी सही है। प्रश्न नंबर 44 पे बात करनी है। एक तरफ युद्ध दे रखे हैं और एक तरफ इनके कालक्रम दे रखा है। इनको युद्ध और कालक्रम में अभी हमने बात की थी देबारी समझौते की कि वे 1708 में है, हुरिडा सम्मेलन 1734 में हुआ था, पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी और हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो एक हो जाएगा ए, 2 1 4 3। अब प्रश्न नंबर 45वां है, वह कौन सा राजवंश है जिससे ढाई शाखों का संबंध है? ढाई शाखों का संबंध कहाँ से, किस शासक के साथ? तो जैसलमेर रियासत से ढाई शाखों का संबंध था। और जैसलमेर में कौन सा शासक था? सोनगरा थे नहीं, हिंदू सुल्तान सिसोदिया भी थे नहीं, जंगलदर बादशाह ये तो वहाँ पे जैसलमेर की बात की तो जैसलमेर में उत्तर बड़ किवाड़ भाटी थे जो ढाई शाखों से संबंधित थे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 46 पर। तो प्रश्न नंबर 46 है, तराइन के युद्धों को प्रथम व द्वितीय का कालक्रम है। बहुत ईजी है, तराइन के युद्ध प्रथम और द्वितीय युद्ध कब हुए? तो 1191 और 92 में 2 युद्ध हुए थे, जिसका सही आंसर हो जाएगा सी। और प्रश्न नंबर 47 है आपके सामने स्क्रीन पे, आप इसको जल्दी से पढ़ लीजिए। विग्रहराज चतुर्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक की रचना की, पहला कथन। दूसरा, इसके द्वारा निर्मित पाठशाला संस्कृत पाठशाला को 2.5 दिन के झोंपड़े में बदल दिया गया है।
इसके दरबारी सोमदेव ने प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ लिखा है। और विद्वानों के आश्रयदाता होने से इन्हें कवि बांधव कहा जाता है। तो इसमें से कौन सा देखना है? इसमें से सत्य कथन देखना है इन चारों में से। तो देखो, अगर बात करें विग्रहराज ने हरिकेली नाटक की रचना की थी, बिल्कुल सही है, हरिकेली नाटक विग्रहराज ने की थी। हमने सत्य कथन चेक करने हैं। इसके द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला को 2.5 दिन के झोंपड़े में, तो ये भी सही है। और प्रश्न नंबर 3, जो प्रबंध चिंतामणि है ये सोमदेव की रचना नहीं है, तो तीसरा सत्य है। विद्वानों ने आश्रयदाता होने से इन्हें कवि बांधव की उपाधि का, ये भी सही है। तो जो इसका सही आंसर है वो 1, 2 और 4 सही है। तो बी में सही आंसर है 1, 2 और 4। बाकी प्रश्न नंबर 48वां है, किस अंग्रेज अधिकारी ने सती प्रथा, दास प्रथा, कन्यावध, दहेज प्रथा पर रोक लगाई है? किसमें? जयपुर में। ऐसा कौन सा अधिकारी था जिसने जयपुर में सती प्रथा, दास प्रथा, कन्यावध, दहेज प्रथा पर रोक लगाने के लिए आदेश जारी किए थे? तो जयपुर का कौन सा अंग्रेज अधिकारी था? तो इसका जो सही आंसर है वो है जॉन लूडलो वो जयपुर का अंग्रेज अधिकारी था। प्रश्न नंबर 49 है, आपके सामने है प्रश्न। कथन सारे दे रखे हैं, सत्य कथन आपने को देखने हैं। जिसमें पहला कथन है, सवाई जयसिंह द्वारा 1725 में जयनगर जयपुर की स्थापना की गई, पहला कथन। और इसमें सत्य कथन छांटना है, ठीक है। तो पहला ही गलत है, 1727 में की थी जयपुर की। दूसरा है, सवाई जयसिंह द्वारा 1727 में जीज मोहम्मद शाही की बनवाई गई थी। तो जीज मोहम्मद शाही सवाई जयसिंह द्वारा बनवाई गई थी, लेकिन ये 1727 में नहीं बनाई गई थी। कवि बांधव द्वारा जय सिंह चरित्र ग्रंथ की रचना की गई थी। तो कवि बांधव ने जय सिंह चरित्र नहीं लिखा था, यह भी गलत है, इसका ऑप्शन सी भी। तो इसमें सत्य कथन देखना है, पहला ही गलत, बी गलत, सी गलत। तो ऑटोमेटिक डी बच गया। वैसे अगर सीधा डी पढ़ लें, इन्हें सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। तो अगर एक उपाधि किसने दी, एक याद आता तो सीधा भी एक ही कर देते, सत्य कथन है। तो इन्होंने जो सवाई की उपाधि दी थी औरंगजेब ने दी थी। अगर ऐसे उपाधि याद नहीं आए तो इनके जो काल है वो मिला लो। जैसे 1727 के आसपास ये शासक था, तो ये जब 1727 के आसपास था तो औरंगजेब का लास्ट काल कब था? औरंगजेब और ये दोनों एक दूसरे के समकालीन थे। तो कौन सा मुगल बादशाह देगा? औरंगजेब ही देगा। तो आंसर हो जाएगा डी। 50वां प्रश्न है, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से प्रसिद्ध नाहर नृत्य खेलने की परंपरा कहाँ प्रसिद्ध हुई थी? तो नाहर नृत्य कहाँ का है? भीलवाड़ा का है नाहर नृत्य। तो भीलवाड़ा कहाँ है? भीलवाड़ा में ये कोई भी नहीं है, ये मांडल सही है, इसका सही आंसर सी, मांडल भीलवाड़ा में। प्रश्न नंबर 51, सुगन चढ़ी को किस लोक देवता का स्वरूप माना जाता है? तो सुगन चढ़ी का जो जो किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? तो देखो, ऐसे तो आवड़ माता का माना जाता है, इसमें लक्ष्य वगैरह में सभी में बुकों में आवड़ माता दे रखी है। लेकिन ये जो ग्राम सेवक 2016 में ये प्रश्न आया हुआ है, वीडियो 2016 में ये प्रश्न आया था, जिसमें आंसर स्वांग्या माता से ही माना गया था बोर्ड द्वारा, सुगन चिड़ी। बाकी अगर आप लक्ष्य पढ़ोगे, वो लक्ष्य वगैरह दूसरी किताबों में ये आवड़ माता दे रखा है, लेकिन इसका सही आंसर है स्वांग्या माता होगा, बोर्ड ने ये माना था। प्रश्न नंबर 52 है, दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? दादू पंथ का अधिकांश साहित्य है वो किस बोली में लिपिबद्ध है? तो दादू पंथ का अधिकांश साहित्य ढूंढाड़ी बोली में है। इजी प्रश्न था। निम्न में से वह लोकगीत जो ऐसी बालिका की व्यथा है जिसका संबंध तय हो चुका है लेकिन विवाह में देरी है, ऐसा कौन सा लोकगीत है जिसमें ऐसी बालिका का जिसका संबंध तय हो चुका है लेकिन विवाह में देरी है? तो वो है मोरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मोरिया। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 54, तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह द्वारा रुमाल उठाना किस नृत्य की विशेषता है? ऐसा कौन सा नृत्य है जो तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह पर रुमाल उठाना किस नृत्य की विशेषता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, भवाई नृत्य की विशेषता है। प्रश्न नंबर 55 है, आपके सामने है, कथन दे रखे हैं, इसमें से असत्य कथन बताना है। देखो, प्रश्न दे रखा है असत्य कथन छांटने हैं, 3 कथन आपको दे रखे हैं, उसमें से असत्य कथन आपको बताने हैं। जैसे देवनारायण जी का जन्म 1145 ईस्वी में आसीन भीलवाड़ा में हुआ था। और दूसरा कथन है, देवनारायण जी की फड़ का गायन करते समय जंतरवादी यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा है, प्रथम लोक देवता जिन पर 2000 में, तो ये एक तो 2000 में इनकी डाक टिकट जारी नहीं की गई थी, तीसरा गलत है, और पहला ही 1145 वाला गलत है। तो एकमात्र दूसरा सही है। यदि आपको सिर्फ दूसरा पता होता है कि इन्होंने यंत्रवाद, दूसरा तो 100% सही होगा, क्योंकि आप सबको भी पता है कि ये किस वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। तो डाक वाला याद नहीं रहता है और
जो जन्म है वो देवता के जन्म को याद नहीं करता है। तो अब दो दो पॉइंट तो हमें, 1 और 3 तो हमें याद नहीं होंगे। अभी एकमात्र याद रहेगा, दूसरा है जो जंत्रवादी यंत्र के साथ में किया जाता है, दूसरा याद रह गया। अभी अपने को जो दूसरा सही है और इसमें दे रखा असत्य कथन, तो अपने को दूसरा सही है तो वो एलिमिनेशन करना है। तो दूसरा निकाला, दूसरा निकाला, दूसरा निकाला, फिर बचा कौन सा, ये एकमात्र बचा है जो असत्य है, बाकी में दो दो सत्य है। तो वैसे भी आंसर ये हो जाता, अगर एक भी पता होता तो ये प्रश्न आराम से हो जाता। प्रश्न थोड़ा सा है ऐसा लेवल का है, लेकिन इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो बहुत ही इजी कर देते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। बाकी 56वां प्रश्न है, 16 तिथि वे सहज प्रकाश नामक ग्रंथों की रचना की थी। तो सहज प्रकाश सहजोबाई ने की थी। तो 16 तिथि हो गया सहज प्रकाश की थी, सहजोबाई ने, आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 57 है, राज्य जो निर्वाचन आयोग है राजस्थान का वो क्या है। तो राज्य निर्वाचन आयोग है वो एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि 243 के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बात की गई है, और वो एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि ये जो पंचायती राज है उसके अंतर्गत आते हैं राज्य निर्वाचन आयोग, और ये एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है। और प्रश्न नंबर जो 58 है उसके अंदर आपके सामने 4 कथन है, आप 4 कथन पढ़ लीजिए और इसका आंसर दीजिए। इसमें राज्य निर्वाचन आयोग के जो कार्यों के बारे में बात की गई है, तो आप जल्दी से, जैसे राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कीजिए तथा निम्न दिए गई कूट का प्रयोग सही उत्तर चयन कीजिए। तो पहला कथन है, राज्य के पंचायतों में नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करना, पहला। दूसरा, राज्यों की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव करवाना। और तीसरा है, राज्य के निर्देशों पर पंचायतों व नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य कार्य। तो देखो, चुनाव तो यही करवाता है, इसलिए उनको यह, जैसे पहला भी सही है और दूसरा भी इसका कथन है जो सही है। अब बाकी कथन देखने अपने को दो सही है, जैसे राज्यपाल के निर्देशों पर नगर पालिका के अतिरिक्त अन्य निकायों के, तो अन्य निकायों का चुनाव ये नहीं करवाते हैं। और चौथा कथन है, राज्य के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गई मतदाता सूची तैयार करना में निर्वाचन करवाने कार्य, ये भी नहीं है। तो इनके जो सही कार्य हैं, दो ही कार्य हैं, 1 और 2। इसमें सत्य कथन के बारे में बात की गई है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 59 है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, 59B। और प्रश्न नंबर 60 है, राज्य लोक सेवा आयोग की सलाह राज्य सरकार के लिए होती है। तो सलाहकारी होती है, कानूनी होती है, बाध्यकारी होती है, उक्त कोई नहीं होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ए सलाहकारी। राज्य लोक सेवा आयोग होता है, आरपीएससी राजस्थान सरकार को सलाह देती है, वो सिर्फ सलाहकारी होती है, वो राज्य पर निर्भर करता है कि राज्य उसकी सलाह माने या नहीं माने। अब प्रश्न नंबर 61 है, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग की बात की तो राज्य मानवाधिकार आयोग का सदस्यों का कार्यकाल है वो 5 और 76 वर्ष होता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा बी, 5 और 76 वर्ष। बाकी प्रश्न आपके सामने है, आप पढ़ लीजिए। प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित में से किसका संबंध सूचना का अधिकार दिलाने से है। तो इनमें से सूचना का अधिकार दिलाने का संबंध है बी, अरुणा रॉय का। प्रश्न नंबर 63, राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति किसकी सिफारिश पर करता है। तो राज्यपाल जो लोकायुक्त की नियुक्ति वो किसकी सिफारिश पर करता है। प्रश्न आपके सामने है 63, आप जल्दी से आंसर दीजिए। 2 कथन दे रखे हैं। 3, जो राजस्थान राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, राजस्थान में विधानसभा में विपक्ष के नेता पर सलाह पर, ए व बी दोनों, या डी है मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद की सलाह पर। तो किसकी सलाह पर यह नियुक्ति करता है लोकायुक्त की। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ए व बी दोनों। मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेता है और विपक्ष के नेता की भी सलाह लेता है। आपको बता दूं, एक कॉलेजियम बनती है, उस कॉलेजियम के तहत पर इनकी नियुक्ति होती है और कॉलेजियम में ये जो शामिल होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। प्रश्न नंबर 64 है, आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिए। राजस्थान में लोकायुक्त निम्न में से किसके विरुद्ध शिकायतों की जांच कर सकता है। महालेखाकार राजस्थान, राज्य मुख्य निर्वाचन आयोग आयुक्त, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश व प्रधान समिति के प्रधान उप प्रधान, किनके बारे में जांच कर सकता है। तो इजी प्रश्न था, पंचायत समिति के प्रधान उप प्रधान के बारे में ये जांच कर सकता है, बाकी तीनों के साथ खिलाफ ये जांच नहीं कर सकता लोकायुक्त। प्रश्न नंबर 65 है, आपके सामने है, आंसर आपको जल्दी से पढ़कर देना है। राजस्थान मानवाधिकार के अध्यक्ष या सदस्य को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो राजस्थान मानवाधिकार के अध्यक्ष या सदस्य को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व यदि हटाना हो तो कौन हटा सकता है। तो ऑप्शन ए है राज्यपाल द्वारा,
ऑप्शन बी है राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा कदाचार सिद्ध किए जाने पर, सी है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह पर, और डी है राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कदाचार व अक्षमता सिद्ध किए जाने पर। तो इनको राष्ट्रपति, पहले तो ये देखना है कि इनको हटाता कौन है, राष्ट्रपति हटाता है या राज्यपाल हटाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो डी, राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कदाचार व असमता सिद्ध किए जाने पर इनको हटाया जा सकता है। अब प्रश्न नंबर 66 है, राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया। हमने पहले भी बात की, राज्य निर्वाचन आयोग है जो एक संवैधानिक है। अगर यहाँ वहाँ से पता नहीं चलता तो यहाँ से ये पता चल जाता कि वो प्रश्न सही हो जाता, क्योंकि यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पूछा और सारे अनुच्छेद दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये तो है कि जिसमें अनुच्छेद है वो संवैधानिक है, तो वो वहाँ पे वो प्रश्न भी सही कर सकते थे। लेकिन अभी हमने बात की थी 243 के में ये राज्य निर्वाचन आयोग है। अब 243 के है और यहाँ पे दे रखे हिंदी में, तो हम कैसे तय करेंगे। तो हिंदी में देख लेंगे के वाली लाइन में 5 होता है, चे वाली में 5 होते हैं 10, और 11 हो गया टे, तो 243 टे, इसका सही आंसर हो जाएगा डी 243 टे। और 67वां है, निम्न में से कौन सा कार्य राजस्व मंडल अजमेर से संबंधित है। अब राजस्व मंडल अजमेर से संबंधित कौन सा कार्य है। तो भूमि सुधार, कृषि संख्या एकत्रण और पशु गणना, तीनों कार्य हैं वो राजस्व मंडल अजमेर से संबंधित है। उक्त सभी इसका जो सही आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 68 है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। अब राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति बात की गई है, तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन सा राज्य से संबंधित है, तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। आंसर हो जाएगा राज्यपाल। तो दोस्तों ये थे बी पार्ट के 30%, ए पार्ट के 38% हमने डिस्कस किए, और बी पार्ट जो राजस्थान से संबंधित है उसका हमने 30% डिस्कस किया। टोटल हमने अभी 68% डिस्कस कर लिए। अब हम जो हिंदी और इंग्लिश के जो प्रश्न है उन प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। तो 69 से वो प्रश्न है, तो आइए उन पे बात कर लेते हैं। अब प्रश्न नंबर 22 जो ये प्रश्न संख्या जैसे 22 प्रश्न है, 11 हिंदी और 11 इंग्लिश के हैं, तो उसमें बात करेंगे। पहले जो पढ़ लेते हैं, डायरेक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, अर्थात एंटोनियम के बारे में बात की गई है। 69 से 72 के बारे में एंटोनियम्स बताने हैं, अपोजिट वर्ड बताने हैं। तो 69 का वर्ड है गेस्ट। तो गेस्ट का कौन सा वर्ड होता है। गेस्ट मतलब जो मेहमान होते हैं वो होते हैं, तो इनका मतलब होता है मेहमान नवाजी करने वाला, होस्ट। इसका अपोजिट हो जाएगा होस्ट। 70 में अर्ली, अर्ली का होता है जल्दी, तो इसका अपोजिट हो जाएगा लेट। 71 है वैकेंट, तो वैकेंट का क्या होता है खाली, तो इसका हो जाएगा बी फुल। और 72 है क्विट, अर्थात बाहर निकल जाना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी एंटर, अंदर। देखो जो नॉइज दे रखा है वो QUIET होता है, उसका कीप क्वाइट बोलते हैं हम जिसको, तो वो IET होता है, ये बाहर निकलने वाला होता है, एग्जिट होता है इसका मतलब। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा एंटर। ठीक है। अब एक पैसेज है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ चूज। अब पैसेज है, पैसेज बड़ा है तो इसमें पढ़ने में समय लगेगा, इसलिए आप जो पेपर की वो PDF है मैं टेलीग्राम पे अपलोड करवा दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लेना। बाकी इनके जो क्वेश्चन है वो हम एक बार देख लेते हैं, जैसे एक बार आप पढ़ लीजिए, मैं आपको समय दे देता हूँ कुछ मिनट पढ़ने का। इस पैसेज को आप एक बार रीड आउट कर लीजिए, ताकि इनके जो प्रश्न करेंगे वो आपको पता चल जाए। तो दोस्तों ये था पैसेज था, आपने पढ़ लिया होगा पूरा सारा पैसेज। तो द फॉरबिडन फ्रूट ऑफ नॉलेज समटाइम्स बिकम द कॉज ऑफ ग्रेट डिस्ट्रेस एंड एंग्विश। There are many situations in which lack of knowledge or ignorance is a great blessing.
It would be a great folly to prove deep and the acquire knowledge into such situations. There are many situations which are beyond the control of man. Any attempt to acquire knowledge about such things and situations would only bring sorrow. The future is known to us. It is surrounded in thick veil of mystery. But if we could know the future, this knowledge would only add to misery. Children are so happy because they have balanced ignorance. They don't run after knowledge. Some can say that where ignorance is bliss, it is folly to be wise. It is rightly said that what you think or what you speak should also be followed by you. तो ये था पैसेज. इसके अब जैसे प्रश्न है 73 है, व्हाट इज फॉली. इस प्रश्न में व्हाट इज फॉली, फॉली क्या था. तो व्हाट इज फॉली इज, इसका आंसर हो जाएगा सी. फॉली इज ए प्रोबिंग डीप नॉलेज इन लेस इंपॉर्टेंट सिचुएशंस. ठीक है. अब प्रश्न नंबर 74 पे बात करते हैं. प्रश्न नंबर 70, वेयर इज इग्नोरेंस इज ब्लिस, इट इज फॉली. इसका मतलब क्या हुआ, इट इज फॉली. तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, टू बी वाइज. प्रश्न नंबर 75, मिजरी मीन्स. तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मिजरी मीन्स द फीलिंग ऑफ रिचर्डनेस. प्रश्न नंबर 76, नॉलेज एंड इग्नोरेंस आर एंटोनियम. नॉलेज एंड इग्नोरेंस आर एंटोनियम ऑफ ईच अदर. तो ये इसके दोनों को एंटोनियम आएंगे. प्रश्न नंबर 77, एंटोनियम्स ऑफ दिस वर्ड ब्लिस इन द पैसेज. तो ब्लिस का जो एंटोनियम है वो हो जाएगा 72 में, जो इसका आंसर हो जाएगा बी, मिस्री. मिस्री इज ए ब्लिस का एंटोनियम हो गया मिस्री. ठीक है. प्रश्न नंबर 78, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स टू इन इट्स एंटोनियम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. एंटोनियम दे रखे हैं, उनके फॉलोइंग वर्ड्स वो मैच करने हैं. तो देखिए अब मिला लेते हैं. डीप का जो है सेलो होता है, फाइन का रफ होता है, एलियन होता है विदेशी, नेटिव होता है आवासीय या घरेलू, और क्रूअल होता है निर्दयी, तो इसका होता है ह्यूमन. तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डीप, सेलो, क्रूअल, ह्यूमन, एलियन, नेटिव एंड फाइन, रफ. ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा. प्रश्न नंबर 79, चूज द वर्ड करेक्ट वर्ड ऑफ एंटोनियम फॉर द गिवन वर्ड. श्राइवल का जो करेक्ट एंटोनियम वर्ड हो गया वो हो गया डी, मैच्योर. मैच्योर है इसका जो एंटोनियम वर्ड हो जाता है. अब प्रश्न नंबर 80, उन्मिलन शब्द में उपसर्ग व मूल शब्द सही रूप से पृथक होगा. तो इसका जो जल्दी से आंसर दीजिए उन्मिलन में. तो इसका जो सही आंसर है वो देखो, उत प्लस एक मिलन दे रखा है, एक उत प्लस मिलन दे रखा है. तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो उत प्लस मिलन, सी हो जाएगा. और प्रश्न नंबर 82, शब्दों में ख्यात का सही विलोम शब्द है. तो ख्यात का कुख्यात होता है. सॉरी एक प्रश्न छूट गया 81. निम्न शब्दों में प्रत्यय के मेल से बने सही शब्द का चयन करें. तो प्रत्ययों का मेल का जो प्रत्यय से बना हुआ सही शब्द है तो इसका सही हो जाएगा सी, मधुर प्लस ये माधुर्य, जो इसका सही मेल हो जाएगा. क्योंकि लूट प्लस एरा, लुटेरा तो सही बनता है, लेकिन इसमें जो ऊ की मात्रा है वो गलत दे रखी है. सोना प्लस आरा नहीं होता, सोना प्लस आर होता है, और वो सोनार नहीं होता, सुनार हो जाता है. शिथिल प्लस ये शैथिल्य होता है, ये भी गलत है. तो इसका जो सही आंसर है वो सही प्रत्यय लगा हुआ है, मधुर प्लस ये माधुर्य होगा. प्रश्न नंबर 82 में कुख्यात हो गया. और अभी आगे बात करते हैं 83 पे. प्रश्न नंबर 83 है आपके सामने. सही विकल्प का चयन करना है. रक्त का खून होता है, रिक्त का खाली होता है. राही चढ़ने वाला व रोही राहगीर, तो ये तो उल्टे दे दिए, तो ये गलत हो गया. रंजक मेहंदी, रंजक थोड़ा, ये भी गलत हो गया. भित्ती दीवार, ये भी उल्टे दे दिए, तीनों उल्टे दे दिए, गलत हो गए. तो इसमें सही विकल्प का चयन करना है. रक्त खून और रिक्त खाली है, वो इसका सही विकल्प है. ठीक है. प्रश्न नंबर 84 पे बात करते हैं. निम्न शब्दों में अग्नि का प्रायोजिक शब्द नहीं है. तो अग्नि के प्रायोजिक शब्द है अरुण अग्नि का, पावक अग्नि का, अनिल अग्नि का. अनिल है वो हवा का है, तो इसका सही हो जाएगा बी. निम्न में से गलत विकल्प का चयन कीजिए. गलत विकल्प का चयन करना है. बिना सोचे विचार किया हुआ विश्वास, अंधविश्वास. जो छोड़ा ना जा सके, अनिवार्य. फेंक कर चलाई जाने वाला अस्त्र, ये गलत होता है, ये शस्त्र होता है. इसका सही आंसर हो जाएगा सी. गलत विकल्प चयन करना था, सी था, जिसके माता पिता नेवनाथ, ये भी सही है. प्रश्न नंबर 86, निम्न में से शुद्ध का चयन कीजिए. शुद्ध शब्द का चयन करना है. तो जिसमें से शुद्ध है वो आप देख लीजिए, आप जल्दी से बताइए. बेफिजूल, मुहूर्त, आनंद पूर्वक एंड उपरोक्त. तो इसमें जो अशुद्ध, जैसे उपरोक्त है वो अशुद्ध है, उपयुक्त होगा. बेफिजूल भी अशुद्ध है, ये आ जाएगा फिजूल.
और आनंद पूर्वक शब्द और मुहूर्त में अगर आप कंफ्यूज हो तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुहूर्त हो जाएगा, क्योंकि आनंद पूर्वक नहीं होता, वो आनंददायक होता है। बाकी इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, आनंददायक हो जाना चाहिए, पूर्वक नहीं होता है। बाकी जो बी है वो एग्जिट सही शब्द है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब प्रश्न नंबर 87 में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ आप पहले चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको जस्ट अगले वीडियो का है जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। अब प्रश्न नंबर 87 है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है तो देखो, सविता ने आज एक सोने का हार खरीदा। तो देखो, आज एक सोने का हार खरीदा, ये गलत है। सोने का एक हार खरीदा, एक सोने का हार नहीं होता है, सोने का एक हार होता है। सुदामा कृष्ण के पक्के मित्र थे, ये एकदम शुद्ध वाक्य है। मानस के रचयिता तुलसीदास है, लेकिन ये गलत है, रचयिता शब्द इन्होंने गलत लिख दिया। जैसा बोओगे उसी प्रकार का पाओगे, ये गलत है। जैसा बोओगे वैसा पाओगे, सही होगा। इसलिए इसका जो शुद्ध शब्द है वो कृष्ण सुदामा के पक्के मित्र है। प्रश्न नंबर 88, असंभव कार्य करने के लिए उपयुक्त मुहावरा है। उपयुक्त मुहावरा कौन सा है असंभव कार्य करने के लिए? तो असंभव कार्य करने का जो उपयुक्त मुहावरा है वो हो गया बालू से तेल निकालना, इसका उपयुक्त मुहावरा है। प्रश्न नंबर 89 है, कमजोर व्यक्ति किसी का अधिक नुकसान नहीं कर सकता भाव की अभिव्यक्ति हुई है। तो इसका जो है, बिच्छू का मंत्र ने जाने सांप के बिल में हाथ डाले, भेड़ की लात घुटने तक, हथेली पर शस्त्र नहीं युक्ति वे अकेला चना बाहर नहीं फेंक सकता। तो जो कमजोर व्यक्ति किसी का अधिक नुकसान नहीं कर सकता, इसका मतलब है भेड़ की लात घुटने तक होती है, भेड़ की लात है वो घुटने तक होती है, इसलिए वो अधिक किसी का नुकसान नहीं कर सकता। प्रश्न नंबर 90 है, बाईलेटरल का समानार्थक हिंदी शब्द है। बाईलेटरल का बाईलेटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय, सेंस हो जाएगा डी, द्विपक्षीय। तो दोस्तों अभी हमने बात की थी हिंदी के प्रश्न, 11 प्रश्न हिंदी के और 11 इंग्लिश के। अब हमने टोटल सभी पार्ट की बात कर ली है। अब हमें सिर्फ 2 पार्ट बचे हैं, एक तो मैथ्स रीजनिंग वाला 45 प्रश्न वाला पार्ट बचा है और एक 15 क्वेश्चन का कंप्यूटर का पार्ट बचे हैं। 2 पार्ट हैं, अभी हम जल्दी से उनको देख लेते हैं। बाकी जो जैसे रीजनिंग का पार्ट है, तो मैं रीजनिंग को आपको प्रश्न पढ़ने के लिए कुछ समय दूंगा, आप आराम से उसको प्रश्न को सॉल्व कर लेना, नहीं तो आप मैं पेपर है जो टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर लीजिए @उजाला ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से सर्च कीजिए आप टेलीग्राम पर, वहाँ आपको ये पेपर मिल जाएगा और वहाँ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा जो भी डेली शेड्यूल पेपर होते हैं, वो डेली के शेड्यूल पेपर भी वहाँ पे आप उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको आसानी से वो सब चीज़ें मिल जाएगी। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन प्रश्नों को आपको एक बार देख लेना चाहिए। बाकी देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, आप आराम से इसका पढ़कर आंसर भी दे सकते हो। साथ साथ में एक परिवार के 6 सदस्य हैं, एक साथ यात्रा कर रहे हैं। बी सी का पुत्र है, लेकिन सी बी की माता नहीं है, अर्थात वो पुत्री हो गई। ए सी विवाहित दंपति है, ई सी का भाई है, डी ए की पुत्री है, एफ बी का भाई है। तो परिवार के कुल कितने सदस्य हैं? तो परिवार में कुल 4 सदस्य होंगे। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 92 पे बात करते हैं। ये एक सवाल है, मित्रों के एक समूह की 2 पत्नियां हैं, एक अविवाहित है। 2 समूह हैं, अर्थात मित्रों का कोई समूह है जो पिकनिक पर गए हैं, उनमें 2 की पत्नियां हैं, अर्थात वो 4 जने हो गई। एक अविवाहित है तो वो 5 हो गया। एक अन्य की पत्नी मर चुकी है, तो पत्नी मर चुकी है तो उससे कोई मतलब नहीं, वो 1 ही होगा, 6। वह 2 का विवाह विच्छेद हो चुका हो चुका है तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो 2 ही हुए, तो 6 2 8। वह सब 4 बच्चों को लेकर पिकनिक पर गई, तो 8 4 12, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए 12। पिकनिक पर कितने सदस्य गए वो ज्ञात करना है, क्योंकि 2 उसमें विवाहित है और उनकी पत्नियां उनमें 7 है, तो वो 2 2 4 हो गए। अभी 2 का विवाह विच्छेद हो चुका तो वो 2 ही गिने जाएंगे, और एक है वो अविवाहित है तो वो भी 1 गिने जाएगा, तो 7 हो जाएगा। एक है उसकी पत्नी मृत्यु हो चुकी है तो वो भी 1 गिने जाएगा, 8, और 4 बच्चे हो गए, तो टोटल हो जाएगा 12। अब प्रश्न नंबर 93, m+n mn का पिता है, m-n mn की पुत्री है, mn का पुत्र है, mn की पत्नी है। तो अभिव्यक्ति है d-f+g, d का g से क्या संबंध होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी, बहन है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा। आप पढ़ लीजिए एक बार प्रश्न है। बाकी
रीजनिंग के प्रश्न हम देख लेते हैं। मैं इनको PDF आपको उपलब्ध करवा दूंगा, वहाँ से आप PDF से ये सवाल आराम से बैठ के सॉल्व करना है। मैं इनके आपको आंसर जो है वो यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे इसका जो प्रश्न का आंसर है, तो प्रश्न नंबर 94 है, आप देख लीजिए। इनके मैं आंसर आपको बता देता हूँ। 94 जो आंसर आ जाएगा C। बाकी आप पेपर वहाँ पे देख लोगे। अगर मैं पेपर PDF से उपलब्ध भी करवाऊंगा टेलीग्राम पे, तो उनके आंसर में साथ नहीं होंगे, इसलिए आंसर मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो C हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 95 है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा XY दोनों Z के बच्चे हैं। ZX का पिता है परंतु YZ का पुत्र नहीं है, तो Y का Z के साथ में संबंध होगा, तो इसका जो संबंध होगा D, पुत्री का। प्रश्न नंबर 96, हितेन मिता का परिचय अपने पुत्र के नाना के एकमात्र पुत्र की एकमात्र बहन के साहस के रूप में करता है, तो मिता हितेन किस प्रकार से संबंधित है? तो 96 में मिता हितेन की वो माँ होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 96 में A, मिता हितेन की माँ होगी। प्रश्न नंबर 97 है, रमन की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा कि उसकी माँ का इकलौता पुत्र मेरे पिता है, तो बताइए सुनीता रमन की किस प्रकार से संबंधित है? तो जो सुनीता रमन की होगी D, पुत्री हो जाएगी। और प्रश्न नंबर 98 है, अंग्रेजी वर्णमाला में सभी स्वर हटा दिया जाए तो बाएं से 12वां अक्षर क्या होगा? तो यदि सभी स्वर A, E, I, O, U हटा दिया जाता है तो बाएं से 12वां जो है वो P होगा, इसको सही हो जाएगा B। बाकी प्रश्न नंबर 99 है, रामनिवास को ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में मनोहर को क्या लिखा जाएगा? तो ये कूट भाषा का जो प्रश्न है वो इजी प्रश्न है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C हो जाएगा। इसका सही आंसर C हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 16 है, यदि पीले को लाल वगैरह ये कहा जाता है तो स्वच्छ आकाश का रंग कैसे होगा? तो स्वच्छ आकाश का रंग होता है या तो नीला होता है, और नीले को सफ़ेद कहा जाए। स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है, नीले को सफ़ेद कहा जाए, तो सफ़ेद इसमें कोई ऑप्शन में नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा D, इनमें से कोई नहीं। और 100वां प्रश्न है, तो वो रिपीटेड प्रश्न है, पिछली बार हमने भी आया था, एक प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा B। और 101वां प्रश्न है, हमने रिपीट किया है, वो 101वां प्रश्न था। 102वां प्रश्न है, तो एक सीरीज़ की दे रखी है, इसमें अगली वाली सीरीज़ निकालनी, तो अगली वाली सीरीज़ है वो 334 आ जाएगी। और 13वां प्रश्न है वो जिसमें सांकेतिक भाषा का ये कोड नंबर 103वां प्रश्न है, उसमें दे रखा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C, 103। ये भी इजी प्रश्न ही है। 104 में एक खास कोड दे रखा है, बैंड को कितना लिखा जाता है, डायल को कितना लिखा जाता है, तो लाइन को C हो जाएगा, गुणसूत्र 31। 105 में ये होता है, चित्र में एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए स्त्री ने कहा कि उसके भाई का पिता मेरे पितामह का इकलौता पुत्र है, तो बताइए कि उस स्त्री की माता उस चित्र वाले पुरुष से किस प्रकार से संबंधित है? तो उस चित्र वाले पुरुष से उसकी माँ होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा D। 106, इनके जो XYZ का अनुपात बताना है, इनका अनुपात दे रखा है और XYZ का अनुपात बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा B, 15:6। 107वां है, 3740 रुपये 3 भागों में इस प्रकार बांटे कि पहले का आधा, दूसरा का 1/3 और तीसरे का छठा भाग बराबर है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 680 रुपये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 108वां है, A अनुपात B, C और CD तीनों का अनुपात दे रखे हैं और ABCD के चारों का अनुपात ज्ञात करना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा A, सही आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 109 है, उसके बाद में हम कंप्यूटर के 15 सवाल है वो भी कर लेंगे। तो 109 में प्रश्न ये है, एक संख्या का 20% यदि दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो इस संख्या का 50% किस वृद्धि होगा? तो 109 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D, 5:2। ठीक है। और 110 है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, दो पूर्ण संख्याओं का योग 64 है, यह संख्या निम्न में से किस अनुपात में होती है? 3:4 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा। और आप एक बार इन पेपर को जैसे सॉल्व करने की ट्राई करना, उसके बाद में भी अगर आपसे कुछ प्रश्न सॉल्व नहीं हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए या मुझे टेलीग्राम पर मुझे आपको बताइए, तो उन प्रश्नों का मैं सॉल्यूशन भी करवा दूंगा। बाकी प्रश्न इजी है, मेरे सबसे प्रश्न हो जाएंगे, आप अगर कोशिश करोगे तो हो जाएंगे। मैं इसके इनके एक बार आंसर बता देता हूँ। जैसे सोने चांदी में ये धातु हैं अनुपात में, तो इनमें मिश्रण कितना हो सकता है? आप इनके जो स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हो, और आप स्क्रीनशॉट लेकर इन प्रश्नों को आप हल कर सकते हो, तो आप इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 7:5। प्रश्न नंबर 112 है, एक परिवार में चावल मछली तेल में किए गए खर्चों का अनुपात दे रखा है, और इनके मूल्य का जो प्रतिशत दे रखे हैं कि इतनी प्रतिशत तीनों में अलग अलग वृद्धि हो जाती है, तो परिवार में
कुल की जो खर्च की वृद्धि है वो हमें ज्ञात करनी है। ये भी इजी प्रश्न है, आराम से हो जाएगा अगर आप कोशिश करोगे तो। नहीं हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसको सॉल्यूशन करवा दूंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1/108। बाकी एक साथ एक बार आप इनके स्क्रीनशॉट लेके आप इसको हल कर लीजिए। 113वें प्रश्न है, एक मिश्रण के द्वारा दूध व पानी में जो अनुपात है वो 4:3 में है। इस मिश्रण में 6 लीटर पानी डाल दिए जाने पर इसका अनुपात क्या होगा? तो जो 113 का जो सही आंसर हो जाएगा बी, 68 लीटर। और 114 जो है, 117 रुपये को PQR में इतने अनुपात में बांट दिया जाता है, त्रुटिवश इसे 2:3 अनुपात में बांट दिया जाता है, तो इसके कारण किन को लाभ होगा? तो 114 है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा डी, Q और R दोनों को इसमें लाभ होगा। और प्रश्न नंबर 115 है, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के दे रखे हैं, उनके अनुपात दे रखे हैं और उनमें कुल मूल्य दे रखा है, तो इसे 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बतानी है। ये भी इजी प्रश्न है। इनमें अनुपात और इनके जो सिक्कों की संख्या दे रखी है उनको आपस में गुणा करके कुल मूल्य निकाल के और कुल मूल्य में मूल्य का भाग देके और जो 50 पैसों के जो सिक्कों का अनुपात है 3, उनसे मल्टीप्लाई करने से इसका सही आंसर आ जाएगा और उसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए, 120। आप स्क्रीन शॉट इसका भी ले सकते हो, बाकी मैं PDF है टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा। बाकी 116वां प्रश्न है, वह परिमेय संख्या कौन सी है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 व 5/9 के साथ में? तो वह परिमेय संख्या 155 होगी, 1/55 होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1/55। बाकी प्रश्न नंबर 17 है, 4 की पावर है 3.5 है, अनुपात 2 की पावर 5 है। अब इनके जो अनुपात है वो क्या हो गया 117 में? तो 117 का जो सही आंसर हो जाएगा ए, 4:1 है इसका अनुपात हो जाएगा। और 118, एक बेलन व एक शंकु के आधारों की त्रिज्याएं समान है व इनका आयतन समान है, तो बेलन व शंकु की ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 1:3। क्योंकि उनके आयतन समान दे रखे हैं और उनकी त्रिज्याएं भी समान दे रखी है, अभी उनके ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना है। तो बेलन और अंकु जो शंकु के सूत्र है उनकी ऊंचाइयों का अनुपात है H1 = 1/3 हो जाएगा। तो इसके साथ में अगर उनका अनुपात निकालेंगे सॉरी, तो H1:H2 हो जाएगा 1:3। अब प्रश्न नंबर 119वां है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक मिश्रण में तांबे व जस्ते का अनुपात दे रखा है और इसमें भी कुल मिश्रण दे रखा है, इसमें सिर्फ जस्ता मिला दिया जाती है। बीजी प्रश्न है, आराम से हो जाएगा। इसमें तांबे और जस्ते का वापस नए मिश्रण में अनुपात बताना है। तो 119वें का जो सही आंसर हो जाएगा 119 का जो सही आंसर है वह है बी, 2:1। 2:1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 120वां है, निम्न संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। अब 20 में कुछ है नहीं, कैलकुलेशन दे दी है, इन्होंने संख्या दे रखी है, उनको जोड़ के कितनी संख्या उनका भाग देना है। 8 संख्या तो इनको जोड़ के भाग देना है। अब इनकी कैलकुलेशन दे रखी है। अब कैलकुलेशन क्या है कि अंतिम पॉइंट तक उनको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें जो सही आंसर आएगा वो सी आएगा। तो 5.42 एंड 8 तक अंतिम समय तक उनको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तब जाकर इसका सही आंसर आएगा। बाकी प्रश्न बहुत ईजी है। और प्रश्न नंबर 121, एक परिवार के कुल सदस्यों की जो आमदनी है वो दे रखी है, इतना प्रतिमाह दे रखी है, औसत आमदनी दे रखी है, तो परिवार में सदस्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 121वां है, वो भी इजी प्रश्न है। इसमें एक सदस्यों की संख्या है वो हो जाएगी डी, हो जाएगी 7 दिन हो जाएगी। सॉरी, डी में 6 दिन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सदस्यों की संख्या 6 हो जाएगी। उसके पहले 7 है, इसके बाद में 6 हो जाएगी, एक निकलने के बाद में। तो प्रश्न नंबर 122 पे चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 22, एक कक्षा में 18 विद्यार्थियों की कुल आयु दे रखी है 14 वर्ष और कुल औसत आयु दे रखी है। अब एक अध्यापक को शामिल कर लिया जाता है तो टोटल 19 हो जाते हैं और उन दो औसत आयु 16 हो जाती है। तो 18 × 14 कर लेंगे, फिर 19 × 14 कर लेंगे, दोनों का अंतर आएगा और इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ए, 52 वर्ष। अभी एक महीने में 23वां प्रश्न इजी है, तापमान से संबंधित प्रश्न है। 36 डिग्री सेल्सियस है, कुछ दिन बादल छा जाने पर तापमान 20 डिग्री रह जाता है, जिसे नया औसत 34 डिग्री सेल्सियस रह गया तो पूरे दिनों। अब इन्होंने दिनों की संख्या पूछी है, प्रश्न बड़ा शानदार घुमा के दिया है। बाकी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 7 दिन आ जाएगा। पूर्व में दिनों की संख्या 7 दिन होंगे, उसके बाद में 8 दिन हो जाएंगी नए दिन, ठीक है। और बाकी जो प्रश्न नंबर 124 है 1 to 4 है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये तो कुछ है नहीं, विद्यार्थियों का औसत है उसमें शामिल किया जाता है, बढ़ जाता है तो कौन से कितने अनुच्छेद है, तो ये हो जाएगा अनुपात, मतलब जो वजन है वो 28 kg हो जाएगा। इजी प्रश्न है ये, तो आराम से हो जाएगा। बाकी 125वां है,
एक परिवार में 7 सदस्य हैं, यदि एक सदस्य जिसकी आय 32,000 रुपये प्रति माह है स्थानांतरित हो जाता है तो परिवार के बचे हुए सदस्यों की औसत आय। तो ये भी इजी प्रश्न है, आराम से अगर कोशिश करेंगे, अगर अनुपात औसत पढ़ रखी है तो औसत के प्रश्न आराम से सारे सही हो जाएंगे। इसका सही आंसर है डी, 20,000। बाकी आपको लग रहा है इस प्रश्न में जैसे मैथ्स के प्रश्न औसत के ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस शेड्यूल में जो प्रश्न थे औसत, एक तो जानकारी मिली है जिसके आधार पर पता चला, एक तो औसत था और एक दूसरा अनुपात समानुपात टॉपिक थे, और बाकी 2 रीजनिंग के क्वेश्चन थे। अभी फिलहाल पैटर्न 15-30 का पैटर्न है जिसमें 15 रीजनिंग और 30 मैथ्स के प्रश्न आ रहे हैं। लेकिन मेन एग्जाम्स के अंदर जो पैटर्न जैसे सिलेबस को देख के पता चल रहा है कि रीजनिंग के ज़्यादा टॉपिक है, तो हो सकता है कि मतलब जो मैथ्स के 15-20 क्वेश्चन आए और रीजनिंग के 25 से 30 प्रश्न आए, ऐसा मेन पेपर में ऐसा हो सकता है। बाकी फिलहाल हम बात करते हैं 126वें का आंसर, तो इसका जो सही आंसर है वो 16 प्लस हो जाएगा। अब 127वां प्रश्न है, एक ट्रक का 7 माह का वेतन डीजल उपभोग 1200 लीटर है, तो अगले 5 माह का देर का ये भी मासिक उपभोग ज्ञात करना है 127वें का। तो 127वें का सही आंसर हो जाएगा 1100 लीटर सी। 128वां 100 तक की सम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है, तो 100 तक की सम प्राकृत संख्याओं का औसत है 51। और 129 80 से लेकर 160 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो 80 से 160 तक की जो सम संख्याओं का औसत होगा 29 में वो हो जाएगा 120 डी। और 30वें में 65 से 120 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा 30वें में, तो 65 से 120 तक की संख्याओं का औसत हो जाएगा ए 92.5। और प्रश्न नंबर 131, रमेश, ये जैसे ये तो गति वो समय वो गति चाल दूरी से दे रखा है, समय चाल दूरी से दे रखा है, तो औसत का प्रश्न है वो सीधे प्रश्न हो जाएंगे। ये भी 131वां प्रश्न है, इसका सही हो जाएगा ए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ए हो जाएगा। और 132वें का है, इसका सही आंसर था 132वें का, वो हो जाएगा 53.73, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। और 133वें का प्रश्न है ये, तो 133वें का सही आंसर हो जाएगा सी, 37 से 5/7 किलोमीटर। यानी कि कैलकुलेशन क्या थोड़ी हार्ड है, क्योंकि इनमें सारे आंसर है वो पॉइंट में दे रखे हैं, इसलिए इनमें थोड़ा समय लगता है इनको सॉल्व करने में। बाकी पेपर क्वेश्चन है वो थोड़ी ईजी है। और ये 45 वर्ष हो जाएगा इसकी आयु है, ये आयु निकालना आसान काम है। बाकी जो 135वां प्रश्न है, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी है, तो इनका मान क्या होगा, तो इसका मान हो जाएगा सी, सही आंसर हो जाएगा ए अनुपात बी, इसका मान हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के जो 135 प्रश्न अभी तक हो चुके हैं, अब सिर्फ 15% कंप्यूटर के सिर्फ बचे हैं। बाकी हमने 45 प्रश्न इन पे भी चर्चा कर ली है, किस तरीके के प्रश्न थे, हमने पेपर का लेवल भी देख लिया है। बाकी अभी जो अंतिम पार्ट बचा है वो कंप्यूटर के हैं और वो 15 प्रश्न है, तो वो देख लेते हैं आराम से, वो उस प्रश्न को धीरे से हम देखेंगे अच्छे से। तो प्रश्न नंबर 136वां है, सत्य कथन ज्ञात करना है इसमें। तो रैम में केवल डाटा को पढ़ सकते हैं लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, रोम में डाटा को पढ़ सकते हैं लेकिन उसमें कोई परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें सत्य कथन निकालना है, और प्रश्न को देखो, रैम में केवल डाटा को पढ़ सकते हैं लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ये गलत है, क्योंकि रैम में इसमें परिवर्तन किया जा सकता है और वो एक अस्थायी मेमोरी होती है। रोम में डाटा को पढ़ सकते हैं, ये भी सही है, लेकिन उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं, ये गलत है। रोम है जो स्थायी मेमोरी है और उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसलिए जो दोनों ही कथन है वो असत्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, दोनों ही असत्य है। प्रश्न नंबर 137वां, एएलयू की फुल फॉर्म पूछी है, तो एएलयू की फुल अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, इजी प्रश्न था। प्रश्न नंबर 38, सीपीयू में सम्मिलित है, तो सीपीयू में मेमोरी, एएलयू, कंट्रोल यूनिट सभी सम्मिलित होते हैं, इसमें डी। प्रश्न नंबर 39, निम्न में से इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस के बारे में बात की गई है, तो इनपुट डिवाइस कौन सी है, प्रिंटर आउटपुट है, बाकी इसके अंदर भी इनपुट है और माउस भी इनपुट है, इसका मतलब ए और सी दोनों इनपुट है। जिनमें से आउटपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो जॉयस्टिक है वो एक मतलब इनपुट डिवाइस है, बाकी प्लॉटर आउटपुट है। प्लॉटर होती है प्रिंटिंग मशीन का बड़ा रूप होता है प्लॉटर। मॉनिटर भी आउटपुट है और मॉडेम है वो भी आउटपुट है। तो इनपुट है एकमात्र जॉयस्टिक, तो से हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 41, कंप्यूटर का दिमाग होता है, तो कंप्यूटर का दिमाग कौन सा होता है, तो सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं और माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर का दिल कहते हैं।
और प्रश्न नंबर 42 रैम है, तो रैम हमने बात की थी अस्थायी मेमोरी है, रोम स्थायी मेमोरी है। और 43 वो 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। बाकी वैकल्पिक प्रश्नों वाली जो परीक्षा को उत्तर पुस्तिका की वैकल्पिक प्रश्नों वाली उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए उपयोगी ओएमआर होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। और प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 बीसी है। और मशीनों द्वारा मैग्नेटिक इंक में प्रिंटेड अक्षरों को पढ़ा जा सकता है, तो मैग्नेटिक इंक किस में काम आती है, एमआईसीआर में बैंकों में काम ली जाती है वो। और 147वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है, कौन सा सॉफ्टवेयर है वो कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है, वह अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने में मंच प्रदान करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम से हो जाएगा। ध्यान दे इसमें ए और बी नहीं होगा, इसमें अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर नहीं आता है, इसमें एकमात्र ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, इसका सही हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 48, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण का भाग नहीं है, तो कंप्यूटर वर्गीकरण का भाग है जो देखिए मैन फ्रेम कंप्यूटर वर्गीकरण भाग होता है, मिनी कंप्यूटर वर्गीकरण भाग होता है, मैक्स फ्रेम है वो इसका कंप्यूटर वर्गीकरण भाग नहीं है। नोटबुक भाग होता है, आपको बता दूं कि नोटबुक है जो मेन फ्रेम में के अंदर नहीं आता है। एक होता है सुपर कंप्यूटर, एक होता है मिनी कंप्यूटर, एक होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर और एक होता है माइक्रो कंप्यूटर। तो जो पीसी लैपटॉप नोटबुक ये माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि वो वर्गीकरण का भाग मैक्स फ्रेम भाग नहीं है, वो माइक्रो कंप्यूटर है, माइक्रो फ्रेम है, वो इसमें आ जाता है। 49 सी प्रोग्रामिंग भाषा का जनक, तो डेनिस रिची है वो सी प्रोग्रामिंग भाषा के जनक है। और अंतिम प्रश्न है, कैश मेमोरी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, गलत कथन बताना है। ये बहुत महंगी है, बिल्कुल सही है। ये मेमोरी सीमित रखती है, बिल्कुल सीमित क्षमता रखती है। ये डाटा को कुछ समय के लिए सुरक्षित रखती है, कैश मेमोरी कुछ समय के लिए सुरक्षित रखती है। तीनों सही है, हमें गलत कथन देखना है। तो कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी है, ये मतलब एकदम गलत गलत है, गलत क्वेश्चन है, क्योंकि ये मुख्य मेमोरी नहीं होती। ठीक है, मुख्य मेमोरी रैम और रोम है वो मुख्य मेमोरी होती है, कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी नहीं होती है। तो ये दोस्तों आज का टेस्ट था उसमें 150 प्रश्न थे। हमने पहले बात की थी पार्ट ए के 38 प्रश्न के बारे में बात की थी, जो इंडिया का था उसमें सभी के अलग अलग 5-5 6-6 प्रश्न सभी के दे रखे थे, एकदम एग्जाम पैटर्न के आधार पर था। दूसरे में 30 क्वेश्चन थे, वो राजस्थान के क्वेश्चन थे सभी के सभी। और उसके बाद में थर्ड पार्ट था जो 11 हिंदी और 11 इंग्लिश का पार्ट क्वेश्चन थे, 22 क्वेश्चन वो थे। उसके बाद में फोर्थ पार्ट था जो मैथ और रीजनिंग के 45 क्वेश्चन थे, और अंतिम पार्ट था कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन थे। कुल मिला के हमने 150 क्वेश्चन डिस्कस किया है। और आपने पेपर देखा होगा तो आप बता दीजिए कमेंट करके कि पेपर का लेवल कैसा था, और आपके कितने प्रश्न आपको इसमें से आ रहे हैं, कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप मेरे को इस कमेंट के आधार पे बता दीजिए। मैथ्स के प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं, आप प्रश्न पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रश्न आप कर सकते हो और आपको आपसे कौन सा प्रश्न नहीं होगा। तो आप मेरे को कमेंट कर में बता दीजिए कि आप मेरे इतने इतने प्रश्न सही हो रहे हैं। बाकी आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब अगर तक नहीं किया तो ज़रूर करें, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले शेड्यूल टेस्ट पेपर लेके, या जब भी बड़ा पेपर होगा तो हम जल्दी उससे वापस मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।